हाय गाइस, वेलकम टू महालनसी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TREDS प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ, तो कई लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है ये। और MSME साइट के ऊपर ये लाइव भी हो चुका है। तो आज इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले से बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले बात करना चाहूँगा कि ये TREDS प्लेटफॉर्म होते क्या है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड किए जाते हैं, जिनको ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी कहा जाता है। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो मान लीजिए आप एज ए सेलर है, आपके पास में मान लीजिए कई सारे बिल्स पड़े हैं, आप अपने कॉर्पोरेट या आप मान लीजिए किसी भी कंपनी को जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो लोग आपको जो है टाइम के ऊपर जो है पेमेंट नहीं करते। अब इससे होता है क्या, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है। जी हाँ, आपके पास में कई सारे इनवॉइसेस पड़े रहते हैं, लेकिन वो उधारी के अंदर पड़े रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मेरे पास ये जो इनवॉइसेस पड़े हुए हैं वो उसको कोई रख के मुझे उसके ऊपर लोन दे दे, या वो जो बिल की अमाउंट है चाहे मुझे उससे थोड़ा सा कम पैसा एडवांस के अंदर मिल जाए। इससे बेनिफिट क्या है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रखी है उसमें से थोड़ा अमाउंट आपका रिलीज हो जाता है। अब गाइस ये जो पैसे देते हैं इनको फाइनेंसर कहा जाता है। तो ये इसी इन सब का जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसको TRDS प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई सारे बैंक लिस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म बना रखा है स्पेशली MSMEs के लिए। यहाँ पे सिंपली आपको अपने इनवॉइसेस वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर बिडिंग लगती है। तो ये मैं पूरा प्रोसेस अभी आगे बताऊंगा। अब बात करूंगा कि पार्टिसिपेट कौन करता है। तो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें सेलर और बायर और फाइनेंसर, ये तीन लोग बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। सेलर का मतलब ये हो गया कि जिसने माल बेसिकली ले रखा है, बायर हो गया एक, और एक हो गया फाइनेंसर जो फाइनेंस करने वाला है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि एज ए सेलर TRDS के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो केवल जो MSMEs है, मतलब जो स्मॉल लेवल वाली कंपनीज है जिनके पास में उद्यम का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है या MSME का सर्टिफिकेट है, केवल वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं बायर की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लीजिए कोई छोटी मोटी दुकान का कोई बिल, उधार का बिल पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ जो कॉर्पोरेट्स है या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है या जो PSU है, अगर आपने उनका काम कर रखा है और उन लोगों की उधारी है आप पे, राइट, मतलब उन लोगों ने आपका जो बिल है वो क्लियर नहीं कर रखा, तभी इस प्लेटफॉर्म का फायदा है आपको। अब मैं बात करना चाहूंगा कि पार्टिसिपेट कौन करेगा। बैंक्स करेंगे, NBFC करेंगे। अब मैं आपको लाइव ले चलता हूं। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे तीन वेबसाइट यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है। पहली वेबसाइट हम लोग लेते हैं invoicemart.com। जी हाँ, तो जो invoicemart.com है वो एक्सिस बैंक और गवर्नमेंट ने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, और उसके साथ में यहाँ पे कई सारे बैंक है। अब जैसे देखिए, आप वेबसाइट खोलेंगे सिंपली invoicemart.com, तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे जितने भी बैंक्स ने पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रखा है उन सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दे रखा है, तो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, तो पहले आप समझ लीजिए कि काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हाउ टू इट्स वर्क्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फैक्टरिंग नाम का एक टर्म मिलेगा। फैक्टरिंग का मतलब ही यही होता है कि आप जो है किसी को इनवॉइस दे रहे हैं और इनवॉइस के अगेंस्ट में वो आपको एडवांस पैसा दे रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे दो तरह की यहाँ पे फैक्टरिंग होती है। एक बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं सेलर हूं, तो सेलर ने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल अपलोड किया, उसके बाद में जो बायर है उसने एक्सेप्ट किया इनवॉइस को, उसके बाद में जो फाइनेंसर है वो बिड करेगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए 20,000 का इनवॉइस का अमाउंट है, राइट। तो फाइनेंसर जो है बायर को एक्सेप्ट करने के बाद में फाइनेंसर यहाँ पे बिड करता है। फाइनेंसर ये बिड ये करता है कि मान लीजिए अगर 20,000 का इनवॉइस है, इसका मतलब क्या है, वो 20,000 के इनवॉइस पे के ऊपर आज नहीं तो कल पैसा आने वाला है, लेकिन मुझे पैसा कब चाहिए, मुझे आज पैसा चाहिए। जी हाँ, तो फाइनेंसर वहां पे बिड करता है कि 20,000 के इनवॉइस के ऊपर मैं 80% जो है आपको पैसा अलॉट कर सकता हूं, मतलब 8 दूनी 16, मतलब बेसिकली 16,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा कि वहां पे बिडिंग लगती है बहुत सारे अलग अलग बैंक और NBFC की तरफ से कि कौन कितना आपको पैसा अवेल करा सकता है। आपको सिंपली अपनी जो भी आपको अच्छी बिड लगती है आपको सिंपली वो अप्रूव कर देनी है। अप्रूव कर देती क्या होगा कि जो एज ए जो सेलर होगा उसके अकाउंट में विद इन द 48 आवर्स वो जो पैसा जो प्रॉमिस किया हुआ है, जो बिड के रूप में जो प्रॉमिस किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलॉट हो जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ आपके पास में जो बिल पड़े हुए थे, आपकी जो वर्किंग कैपिटल थी वो यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुई, और इमीडिएटली आपको एक बिल के अगेंस्ट में फटाफट से आपको पैसा मिल गया। अब यहाँ पे कई लोग ये बोलेंगे कि इससे जो NBFC है, जो ये बैंक है, उनको क्या फायदा हुआ। इनको फायदा ये हुआ कि इन लोगों ने बोला फॉर एन एग्जांपल मैं हम लोग केवल 80% फाइनेंसिंग करेंगे, इसका मतलब जो 20% है वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो उसमें से माइनस कर लेंगे अपने चार्जेस। जी हाँ,
तो बेसिकली जब भी उस बिल का पेमेंट होगा तो बैंक क्या करेगा, जो एनबीएफसी क्या करेगा, उनको जैसे ही पेमेंट होगा उसमें से मतलब 80% तो आपको ऑलरेडी पे कर चुका है वो, राइट। तो मान लीजिए जैसे ही जो जिसका बिल है वो अगर 20,000 रुपए बैंक को पे करेगा डायरेक्टली, तो 20 में से 16,000 आपको ऑलरेडी पे हो चुके हैं। अब मतलब बचे हुए जो पैसे हैं बेसिकली उसमें से बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, और ये काफी हैवी चार्जेस होते हैं, तो बेसिकली 4 to 5% रहते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे वो अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेगा और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वो आपको वापस दे देगा। तो इससे फायदा यहाँ पे विन टू विन सिचुएशन बन जाती है कि जो सेलर है उसका भी जो इनवॉइस है बेसिकली वो भी एक तरह से यहाँ पे फाइनेंसिंग हो गई, और यहाँ पे उसकी जो कैपिटल है वो ब्लॉक नहीं हुई। सिमिलरली एक रिवर्स फैक्टरिंग भी यही चीज होती है। रिवर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, जो बायर है अगर मान लीजिए उसको एडवांस पैसा चाहिए, मान लीजिए उसने काम तो ले लिया लेकिन मान लीजिए उसको एडवांस पैसा चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, वो उस बिल को जनरेट करने के बाद में फाइनेंसर्स के पास में जाएगा, फाइनेंसर सेम बिट लगाएगा, बिट को एक्सेप्ट करेगा और उसको एडवांस पैसा मिल जाएगा उस बिल के अगेंस्ट में। तो इस तरह से ये फैक्टरिंग काम करती है। तो ये जो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, एक है rxl.com, ये बॉम्बे की कंपनी है, और एक है m1exchange.com। तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म जो है एमएसएमई डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सजेस्ट किए। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है सिंपली अपना रजिस्टर कर सकते हैं अकाउंट। यहाँ पे आपको नॉर्मल अपने जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ते हैं। एक बार अगर आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाती है उसके बाद में आप अपने जो इनवॉइसेस वगैरह बिल वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे बिल जो है केवल आप उन्हीं की अपलोड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपने किसी कॉर्पोरेट के साथ में डील की है, या किसी गवर्नमेंट या किसी पीएसयू या कोई लीडिंग बैंक है, या मान लीजिए कोई लीडिंग कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे, मान लीजिए अगर आप एज ए एमएसएमई आप किसी छोटे मोटे और एमएसएमई के साथ में वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये तो मेरा पैसा खा जाएगा, लेकिन मेरे पास में बिल पड़ा हुआ है या वो भाग गया है, और वो बिल आप यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करें, तो ऐसा काम नहीं करने वाला। यहाँ पे केवल वही कंपनी के रेप्यूटेटेड जो कंपनीज है, अगर उन लोगों ने आपका पेमेंट रोका हुआ है और आपको इमीडिएटली अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, तभी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।